नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर विद्युत्की का पार्ट 4 यानी चार पार्ट में हमने पूरा चैप्टर जो है पूरा ख़त्म कर दिया है। वो क्लास 9th से लेकर जितने भी कंपटीशन के आपके पेपर होते हैं उस क्लास को अगर आप देख लेंगे तो स्थिर विद्युत्की से आपका कोई भी डाउट बचने वाला नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा, वो क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा। यानी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो सारा का सारा मैंने उस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, 4 के 4 वीडियो में। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले वो प्लेलिस्ट में बना दूंगा, अभी तो नहीं बनाया मैंने, उसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ से अगर आप उसे देख लेना, फुल वॉच कर लेना, क्योंकि वहीं से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। और वो प्लेलिस्ट आपको बहुत काम देगी आपके सारे एग्ज़ाम के लिए। यानी जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे, वो चाहे बीएसएफ का हो, सीआईएसएफ का हो, सीआरपीएफ का हो, एसआई का होता है ना टेक्निकल, जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट में फिजिक्स पूछी जाती है, अगर आपको उनमें से देखना होगा तो वहाँ से देख लेना, आपको बहुत ही वहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो आज का जो चैप्टर ये भी सीरीज चलने वाली है, लगभग 4-5 पार्ट इसका भी बनने वाला है। तो सारा का सारा हम इस वीडियो में आपका जितना मैं पढ़ाऊंगा वो कंसेप्चुअल पढ़ाऊंगा। ये मत सोचना आप कि मैं इसको देख के बस आपको पढ़ा दूंगा। इसको देखने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने खुद समझा है कि वो यहाँ पे देखने के बाद भूल जाओगे आप, लेकिन मैं देखने के बाद भूलूंगा नहीं, मुझे पूरा याद हो जाएगा, पूरा पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। और याद भी है पहले से, क्योंकि वैसे ही मैंने पढ़ा है, तो वैसे ही मैं आपको डिलीवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको इंटरेस्ट है फिजिक्स पढ़ने में, वो भी प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिस करके पढ़ने में, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि अगर क्लास लंबी हो जाएगी, 1-1.5 घंटे की होने वाली है, तो लगभग उसमें भी क्या, अगर तभी भी टिकोगे जब समझ में आएगा हर एक चीज़, हर एक पॉइंट आपको समझ में आने लगेगा, तब आप टिकना शुरू कर दोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी विद्युत फ्लक्स आपका जो है वो चुंबकत्व का विद्युत फ्लक्स जो है वो चैप्टर कुछ इससे रिलेटेड होने वाला है, आपको थंबनेल पे देखने को मिल ही रहा होगा। तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सन 1820 में ऑर्स्टेड की खोज से प्रेरित होकर माइकल फैराडे ने सोचा कि जब विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, यानी विद्युत धारा कहने का मतलब जहाँ से विद्युत धारा, ओस्टेड ने ये बताया था कि जब जहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिस रास्ते से वो प्रवाहित हो रही है, तो वो अपने चारों ओर क्या जनरेट करके चलती है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके चलती है। यानी कुछ चार्ज ऐसा रहेगा कि जैसे आप अगर कंघी से बाल अपने झाड़ते हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उसको जो अगर तेल लगा है तो वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो वैसे ही वो उन्होंने बताया कि जब किसी भी तार से या किसी भी रास्ते से आपका विद्युत धारा अगर प्रवाहित की जा रही है, तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है, जिसकी वजह से चुंबकत्व का कुछ एहसास वहाँ पे होने लगता है। और ये बड़े अमाउंट में पड़ता है, जैसे बड़े बड़े जो टावर लगे रहते हैं उनमें जब हाई वोल्टेज का करंट आपका प्रवाहित किया जाता है, फ्लो कराया जाता है, तो उनमें एक गुण देखने को मिलता है हाई लेवल पे, यानी जो चिड़िया वगैरह उड़ती हैं तो उसको खींचने का उसमें प्रवृत्ति आ जाती है। तो वो ओस्टेड के द्वारा बताया गया था। तो उन्हीं से प्रेरित होकर माइकल फैराडे ने वो थिंक किया था, सोचा था उन्होंने कि जब विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, तो इसके विपरीत चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा भी उत्पन्न होनी चाहिए। उनका भी सोचना सही था कि अगर हम किसी भी तार में अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करा रहे हैं, विद्युत धारा जब प्रवाहित करा रहे हैं, तो उससे अगर उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है वो मैग्नेटिक बनने वाला है, यानी बन रहा है, तो उल्टा भी इसका प्रोसेस ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए कि हम कहीं पे जो मैग्नेट है, तो हम इसके विपरीत चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा भी उत्पन्न होनी चाहिए। उन्होंने ये सोचा कि हम जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे भी विद्युत धारा तो जनरेट कर सकते हैं, ऐसा अगर होगा तो पॉसिबल है तो करेंगे। इसी खोज में फैराडे एक कुंडली जिसमें एक धारामापी जुड़ा था, धारामापी एक कुंडली ले ली, धारामापी जुड़ा था, और एक चुंबक के साथ अनेक वर्षों तक प्रयोग करते रहे, और सफलता न मिलने पर एक दिन झुंझलाकर चुंबक को कुंडली के अंदर फेंक दिया। कहने का मतलब उनका एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे तब वो पॉसिबल नहीं हुआ था, जब तक वो उसमें लगे थे, दिमाग लगा के पढ़ाई लिखाई करके उसमें लगे थे, तब तक वो उनका एक्सपेरिमेंट साबित नहीं हुआ। तो जब एक टाइम पे आता है आदमी परेशान हो जाता है, जैसे मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो अगर बनाता हूँ और अगर उसे लोग देखते नहीं हैं, तो फिर वही ना कि मन कुछ दिन बाद वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है कि क्या फ़ायदा है बनाने से। तो वैसे ही वो जब बना रहे थे तो कोई फ़ायदा जब उन्हें दिख नहीं रहा था, तो उन्होंने गलती से क्या कर दिया, उस चुंबक को
फेंक दिया और एक चुंबक के साथ अनेक वर्षों तक प्रयोग करते रहे और सफलता न मिलने पर एक दिन झुंझलाकर चुंबक को कुंडली के अंदर फेंक दिया। चुंबक के फेंकने पर कुंडली से संबंधित धारामापी में विक्षेप हुआ, यानी जब उन्होंने फेंका तो जो धारामापी लगी थी, धारामापी मतलब नाम से ही स्पष्ट है, जो धारा का मापन करता हो उसे धारामापी कहते हैं। तो चुंबक के फेंकने पर कुंडली से संबंधित धारामापी में विक्षेप हुआ, विक्षेप मतलब थोड़ा हलचल वहाँ पे उत्पन्न हुई। चूँकि कुंडली के साथ कोई बैटरी नहीं जुड़ी थी, फैराडे को धारामापी में हुआ विक्षेप देखकर आश्चर्य हुआ। अब वहाँ पे धारामापी जो है वो अगर मेजर करता, उसके साथ अगर हमने बैटरी जोड़ रखी होती तो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो जाता। अब बैटरी में जब इलेक्ट्रिक करंट आ जाता तो उनसे वो बल्ब अटैच कर देते, और बल्ब जब अटैच रहता तो वो क्या हो जाता, वो जल जाता। तो उनका एक्सपेरिमेंट आपका साबित हो जाता। लेकिन वहाँ पे सिर्फ उन्होंने धारामापी लगा रखा था, एमीटर लगा रखा था, धारामापी लगा रखा था, वो सिर्फ धारा को मेजर कर पाए बस। तो अचानक से उन्होंने फेंका तो ये प्रोसेस वहाँ पे हुआ। चूँकि कुंडली के साथ कोई बैटरी नहीं जुड़ी थी, फैराडे को धारामापी में कुछ हुआ विक्षेप देखकर आश्चर्य हुआ, कुछ वो उसमें हुआ, कुछ टाइप का जनरेशन टाइप का हुआ, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। इस प्रकार फैराडे ने गतिशील चुंबक की सहायता से विद्युत धारा उत्पन्न करने की नई घटना की खोज कर ली। कहने का मतलब अगर चुंबक नॉर्मल रखा हुआ है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन अगर उसी चुंबक को हम वेलोसिटी दे दें, मोशन दे दें, तब उसमें क्या हो जाएगी, विद्युत धारा उत्पन्न जरूर से जरूर होगी। तो इसी प्रकार फैराडे ने गतिशील मतलब वो चुंबक में क्या रहने चाहिए, तो मोशन वहाँ पे रहना चाहिए, उसे उसमें गति होनी चाहिए, तब वो क्या कर देगा, मोशन रहने की वजह से आपका चुंबक की सहायता से विद्युत धारा उत्पन्न करने की नई घटना की खोज की। तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं, तो दो, यानी इतना जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा आपको समझाया, तो इसमें से दो क्वेश्चन बन चुके हैं। अब कुछ बच्चों ने उसे पहचान लिया होगा, कुछ ने नहीं पहचाना होगा। तो जिन लोगों ने नहीं पहचाना उनको मैं बताने जा रहा हूँ कि दो क्वेश्चन आपके कौन से बन गए हैं। तो यहाँ पे एक बनता है कि अगर हम किसी भी तार में, किसी भी धारावाही चालक में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कराते हैं तो उसके चारों तरफ क्या जनरेट हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण, लगभग आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लोगे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जब किसी भी हम चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ का जो एरिया है वो मैग्नेटिक रूप ले लेता है, चुंबकीय क्षेत्र का रूप ले लेता है। और ये किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, तो ऑस्टेड वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दिया गया था। ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन तैयार हुए। उसका दूसरा जो कह रहा है कि उसी का उल्टा, यानी जब किसी भी हम किसी चुंबक को अगर गतिशील अवस्था में फेंक दें तो उसमें क्या हो जाता है, विद्युत धारा उसमें जनरेट हो जाती है। ये किसके द्वारा दिया गया, तो माइकल फैराडे के द्वारा ये दिया गया था। किसके द्वारा, तो माइकल फैराडे के द्वारा ये जो दिया गया था आपका, वो क्या था इसका, हाँ, जो ये नियम दिया गया था वो आपका माइकल फैराडे के थ्रू दिया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे वाला पार्ट है। इसी प्रकार जोसेफ हेनरी ने पाया कि यदि एकाएक कोई चुंबक किसी बंद पास क्लोज्ड लूप से इस प्रकार निकट या दूर ले जाएं कि लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। कहने का मतलब जोसेफ हेनरी, ये भी एक साइंटिस्ट थे, तो इनके द्वारा कहना है कि इसी प्रकार जोसेफ हेनरी ने पाया यदि एकाएक कोई चुंबक, अचानक से कोई चुंबक है किसी बंद पास, कोई क्लोज्ड लूप हो, कोई सर्कल नुमा हो, कोई क्लोज्ड लूप हो, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराई जा रही है। वैसे समझ लो कि मान लो मैंने ये रख लिया गया, ये हमने गोला ले लिया, अब इसमें हमने कहीं से तार ऐसे लगा दिया है, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आई जो है वो फ्लो हो रहा है चारों तरफ से, यानी आई चारों तरफ से इसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसमें आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, विजुअल ही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आई मान लो फ्लो हो रहा है, ये भी नहीं विजुअल है। तो यहाँ मान लो आई करंट आपका विजिबल है, ये आई करंट यहाँ प्रवाहित हो रहा है, सभी में आई करंट यहाँ पे गोल गोल में वो चक्कर लगाने लगा। तो हम एक चुंबक को जस्ट एकाएक मतलब अचानक हम एक चुंबक को इस रिंग के अंदर लेकर आए, तुरंत लेकर जाएं, तो वो उन्होंने बताया। तो जोसेफ हेनरी के द्वारा दिया गया है क्या रूल, कि इसी प्रकार जोसेफ हेनरी ने पाया कि यदि एकाएक कोई चुंबक किसी बंद पास क्लोज्ड लूप, अब ये मैंने कहा था फिजिक्स की लैंग्वेज है, तो आप किसी जो गाइड है उसके थ्रू ही समझ पाओगे। क्लोज्ड लूप बंद पास क्या है, उसका नॉर्मल लैंग्वेज है, अब रिंग बोल दो, जो गोल गोल छल्ला रहता है, बीच में खोखला रहता है, चारों तरफ से उसका पेरीमीटर होता है, वही यहाँ पे बात की जा रही है। तो उसमें का करंट प्रवाहित करा दिया जाए और चुंबक को एकाएक अचानक से क्या करें, हम इसके निकट लाएं या दूर ले जाएं, तो लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है।
कहने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब आपका इलेक्ट्रिक यहाँ से क्या हो जाए, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आपका एक गोल गोल रिंग है, इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करा दिया, इसके चारों तरफ मान लो इलेक्ट्रिक करंट है। अब क्या करेंगे हम धीरे धीरे, जब क्या करेंगे उसको, जब हम चुंबक को मान लो ये आपका चुंबक है, अब इसको हम बार बार पास में इसके लाएंगे तो क्या करेगा ये, इसमें मैग्नेटिक होने का गुण है पहले से ही, वो चुंबकीय क्षेत्र इसके आसपास में है, इसमें गुण रखा हुआ है। इसके बाद मतलब उसका जो क्वालिटी है इसके अंदर है, जब हम इसके पास इसे जैसा लेकर आएंगे तो वो जो है एक क्रिया कर देगा किसी, यानी विद्युत धारा और मैग्नेटिक फील्ड आपस में मिलकर किसका जनरेशन करेंगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं उसे। तो जब बंद पास में हम किसी चुंबक को एंटर कराते हैं फिर निकालते हैं, जैसे जैसे हम उसके पास लाएंगे तैसे तैसे क्या होगा, एक विद्युत फ्लक्स आपका जनरेट, मैग्नेटिक चुंबकीय फ्लक्स जनरेट होगा किसके चारों ओर, उसी रिंग के चारों ओर। तो उस रिंग के चारों ओर जब विद्युत फ्लक्स, वो जो चुंबकीय फ्लक्स जनरेट होगा तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, किसमें, चुंबक जो आपको लेकर आया होगा चुंबक में, तो चुंबक में भी विद्युत धारा उत्पन्न की जाएगी। तो ये दिया था आपका जोसेफ हेनरी के द्वारा, तो सेम यही हो गया। अब यह धारा उतनी ही देर तक बहती है जितने समय तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यानी जो गोल गोल आपका रिंग था, इसमें आपने चुंबक को जब एंटर कराया तभी तो वो तब तक है, ये तब तक जब आई यहाँ पे फ्लो हो रहा है और आपने उसी वक्त आपका चुंबक यहाँ पे इसमें एंटर करा दिया, तो चुंबकीय फ्लक्स यानी ये धारा उतनी ही देर तक रहती है जितने समय तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यानी चुंबक में अगर धारा को आप देखना चाहते हो तो आपको रिंग के अंदर उतनी ही देर तक, जितनी देर तक आप रखोगे उतनी ही देर तक चुंबक में धारा प्रवाहित होगी। जैसे आप उसे दूर करोगे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी और उसमें चुंबकीय फ्लक्स भी बनना बंद हो जाएगा। उसमें नॉर्मल आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहेगा और चुंबक को हमने बाहर ले लिया तो उसमें सिर्फ नॉर्मल साधारण सा विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी। इतना यहाँ पे कह रहा है ये पैराग्राफ। इस परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसका तात्पर्य चुंबकत्व से विद्युत उत्पन्न होने से है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब आपको ये जो डेफिनेशन है अभी तक आपने रटी होगी और गारंटीड कहता हूँ अगर आपने समझा है तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे न कोई समझाया अभी तक न कोई समझाएगा। तो जैसा मैंने समझाया अब थोड़ा सा है मेरे पास, अभी सेटअप उतना बड़ा नहीं है, वरना प्रैक्टिकली, और मैंने कल ही बताया था आपको फिजिक्स पढ़ने में उतना ही अच्छा लगता है अगर आप प्रैक्टिकली पढ़ते हो। तब आप ऐसे रटोगे तो रटते ही रह जाओगे, कभी याद होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके इसको पढ़ लेते हो ना तो इससे अच्छी सब्जेक्ट मैंने माना ही नहीं है, क्योंकि पूरे आपके डेली लाइफ में जो भौतिक विज्ञान है उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो इस परिघटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम इसको बोलते हैं। तो मैं फिर से एक ओवरव्यू दे देता हूँ, रिव्यू कर देता हूँ कि जब आप किसी गोल गोल कोई रिंग है उसमें आप इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करा दो कि गोल गोल उसमें आपका विद्युत धारा प्रवाहित होती रहे। ऐसे मान लो आप लोहे का कोई तार ले लो, उसको मोड़ दो, उसको गोला गोला बना दो। अब उसमें क्या कर दो, एक जब तार छुआओगे, कोई तार छुला मतलब उसको प्लग से आप कनेक्ट कर दो, प्लग से आप कनेक्ट करके उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करो तार में, उसको लाकर हम उसमें रिंग में लगा देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट आपका चलने लगेगा, वो तो चलने लगेगा। अब हमें एक चुंबक लेना है, चुंबक को अगर आप लेकर आओगे सामने, उसके अंदर जैसे ही एंटर कराओगे तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होना चालू हो जाएगा और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के जनरेट होने से आपके चुंबक जो आपने पकड़ रखा है हाथ में उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। अब ये हाथ से मत करना, विद्युत धारा आप समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिक करंट जो करंट है वही प्रवाहित होगा उसमें, नहीं हाथ से पकड़ के आप चुंबक से अगर प्रैक्टिकली करना चाहो तो हाथ से करने लगो, क्योंकि वो बिजली का खेल है, वो साइंटिस्ट लोगों ने अलग इंस्ट्रूमेंट से किया था। यहाँ पे मत करने लगना क्योंकि वो नुकसान कर जाएगा। वो विद्युत धारा अगर लग गई फिर करंट है, करंट आप जानते हो कितना हार्म होता है, कितना हानिकारक होता है। तो आप प्रैक्टिकली मत करना वो। अगर आप कहीं भी प्रैक्टिकली लैब वेब होगा आपका, बीएससी कर रहे होगे आप, तो बीएससी अगर आपने किया होगा, अगर फॉर्म भर के नहीं डेली क्लास ले होगी तो प्रैक्टिकली मतलब आपका प्रयोगशाला में जाकर देखोगे तो वहाँ से ऐसे जनरेट किया जा सकता है। इसका आप विजिबली देख सकते हो ना, यूट्यूब पे वीडियो डाल लो कि कैसे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक आपका प्रेरण जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है कैसे जनरेट होता है, यूट्यूब पे डालो, वहाँ पे देख सकते हो, प्रैक्टिकली देख सकते हो। याद करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकली नहीं कोई पूछेगा वहाँ पे आपको पेपर में कि लिखो बना के दिखाओ मुझे करंट मतलब फ्लो करा के दिखाओ, ऐसे थोड़ी ना पूछेगा। वो बस नॉलेज है आपका कि किस वैज्ञानिक ने दिया था कि इनका ये नियम है, ये इतना पूछेगा बस, और आपको समझ में आना चाहिए। समझोगे नहीं तो वैज्ञानिक, 3 वैज्ञानिक अभी तक नाम ले लिया हमने, एक ऑस्टेट हो गए, दूसरे माइकल फैराडे, तीसरे आपका जोसेफ हेनरी। अब तीनों वैज्ञानिक में तीनों ने अलग अलग अपना प्रावधान दिया है। तो जब तक प्रैक्टिकली नहीं समझोगे कि हाँ उन्होंने, जैसे आप डेली लाइफ में समझते हो कि
आपके कोई 3 दोस्त होंगे, कोई पढ़ने में बहुत ठीक होगा, कोई पढ़ने में बिल्कुल ठीक नहीं होगा, कोई एकदम वही होगा जो पढ़ता ही नहीं होगा। तो आप पहचानते कैसे हो? उसको याद थोड़ी ना करते हो कि वो पढ़ने में ठीक है तो उसका मतलब बैकग्राउंड याद करते हो। वो तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे साथ उठता बैठता है, इस वजह से आपको कभी भी भूलोगे नहीं। कोई पूछेगा कौन पढ़ने में तेज है, तो खुद को तो नहीं बताओगे, खुद को क्योंकि पता होगा। अगर वही ना कि खुद को ना बता देना, तो बताओगे वही पढ़ने में तेज है, हम तो वैसे ही, हमें नहीं आता है। तो क्यों बता रहे होगे? वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगी कि किसको बता दें कौन सा पढ़ने में तेज है। तो प्रैक्टिकली जब देखोगे तब वही, अब साइंटिस्ट हैं, वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनको ये थोड़ी ना पता था आगे बच्चे पढ़ेंगे चल के हमें, लेकिन उन्होंने कर दिया। वो आपके लिए सुविधा हो गया, आसान हो गया। हम जानने लगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, नहीं तो पता ही ना होता इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। कहीं भी लगा होता जाके पकड़ लेते हम अपने हाथ से। तो प्रैक्टिकली आपको देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकली आप समझोगे, फिजिक्स इतनी आसान हो जाएगी जितना आपको टफ लगती है। आईआईटी, जेई, नीट जो फिजिक्स पूछते हैं, अगर उसको प्रैक्टिकली पढ़ते हैं ना, जो बच्चे टॉप करते हैं उनका रटना नहीं होता है। वो बाकायदा आपका लेबोरेटरी में प्रयोग करते हैं, देखते हैं जाके वहाँ पे। तो ये हो गया। यहाँ से इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। इसका तात्पर्य चुंबकत्व से विद्युत उत्पन्न होने से है, यानी चुंबकत्व मैग्नेट से आपका इलेक्ट्रिक करंट में प्रवाहित करना है यहाँ पे। तो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम न्यू पैराग्राफ पे। हम इसको दोबारा अगर रिवीजन करना चाहें तो कर ले। यानी ओस्टेड ने क्या बताया था कि जब किसी भी यानी विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और उसके द्वारा उनका विपरीत उन्होंने क्या किया, माइकल फैराडे ने किया। तो उन्होंने क्या किया, अचानक से फेंक दिया था तो उसमें जनरेट हो गया। जबकि जोसेफ हेनरी नहीं आया। जोसेफ हेनरी आके पूरा बता गए कि क्लियर कैसे होता है, क्या होता है, एक का एक लेकर जाएंगे, एक का एक लेकर जाएंगे तो वहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं उत्पन्न होने से है। अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस प्रकार किसी बंद कुंडली या लूप, और लूप वही जो छल्ला हो गया आपका, कह सकते हो लोहे का छल्ला, में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा उत्पन्न होने की परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया डेफिनेशन, जो क्लास 12 के बच्चों के लिए कॉपी में लिखवाया जाता है। तो ये यहाँ पे डेफिनेशन दे दी गई है। अब लिखना है वो आप पढ़ लिख लिए हो, आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे है फैराडे एवं हेनरी के प्रयोग। तो अब हम फैराडे एंड जो हेनरी का जो भी पीछे पीछे हमने प्रयोग पढ़ा उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, बेसिकली देखते हैं कैसे क्या होने वाला है वहाँ पे। फैराडे एवं हेनरी, जो अभी फैराडे ने किया, हेनरी ने किया, उन्होंने अचानक फेंक दिया, ऐसा वैसा हो गया। एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज तथा उसकी समझ फैराडे एवं हेनरी द्वारा किए गए निम्न प्रयोगों पर आधारित है। जो अभी हमने पीछे पढ़ा उसको हम यहाँ पर प्रैक्टिकली देखेंगे। अब आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। यहाँ पे प्रयोग फर्स्ट है स्थिर कुंडली एवं गतिशील चुंबक। स्थिर कुंडली वही आपका जो रिंग है वो क्या रहने वाला है, उसको हम एक जगह पे सिचुएट कर देंगे, उसको इधर उधर नहीं ले जाएंगे, हम उसको एक जगह पे सिचुएट कर देंगे। उसमें हम क्या करा देंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कराना है। और गतिशील चुंबक यानी कि चुंबक को हमें लेकर आना है अंदर और लेकर बाहर जाना है। आगे बढ़ के देखते हैं हम। तो यहाँ पे चित्र 6.1 में आगे भी चित्र बना होगा, उसको मैं समझा दूंगा आपको। तो चित्र 6.1 में एक सुग्राही जो है, एक सुग्राही धारा मापी से जुड़ी पृथक्कृत तांबे के तार की एक कुंडली जिसमें पर्याप्त फेरे हैं और एक दंड चुंबक की व्यवस्था दर्शाई गई है। इस प्रयोग में प्राप्त परिणाम अग्रवत हैं। आगे अब देखेंगे। यहाँ पर पहला लिखा हुआ है, जब हम दंड चुंबक यानी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली की ओर गति कराते हैं तब कुंडली से जुड़े धारामापी से एक विक्षेप उत्पन्न होता है। कहने का मतलब वही, हमने चुंबक का 2 पोल होता है, यानी यहाँ पे मान लो आपका चुंबक बना हुआ है, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल होता है, ये का आपका साउथ पोल होता है। और एक बात आपको जाननी जरूरी है, ये जो दोनों होते हैं ना, साउथ ये नॉर्थ, ये दोनों होते हैं वो एक में सटे नहीं होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। हम ये वाला कर लेते हैं कलर, ये आपको विजिबल होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ये अलग अलग थोड़े से इसके जस्ट इधर उधर होते हैं, एकदम पास में नहीं होते हैं। तो ये कह रहा है एन साइड को जब हम दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली की ओर कराते हैं तब कुंडली से जुड़े धारामापी से एक विक्षेप उत्पन्न होता है। उसको हम आगे की घटना में पढ़ने वाले हैं। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, यानी यहाँ लिखा है, माना यह विक्षेप शून्य से दाएं ओर होता है। और 6.1 में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये धारा मापी में विक्षेप कुंडली में धारा की प्रवाह पुष्टि करता है। ऐसे देख लेते हो आप। ये देखो यहाँ पर रिंग है ना, ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है जिससे धारा आपको दी जा रही है, और ये रिंग है, इसमें धारा प्रवाहित की जा रही है। अब हम ये मैग्नेट रहा जो मैंने अभी आपको समझाया, तो मैग्नेट में हम ये वेलोसिटी आपको दिखाई दे रही है, एकाएक लेकर आना है। तो नॉर्थ पोल को
अगर हम इस मैग्नेट यानी ये रहा रिंग आपका, रिंग के सापेक्ष अगर लेकर आएंगे तो क्या होगा, ये आपका देखो यहाँ पे विद्युत धारा, ये जो तीर दिखाई पड़ रही है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये विद्युत धारा को दिखा रही है, यानी विद्युत धारा वहाँ पे जनरेट हो रही है। जैसे जैसे लाएंगे हम एक मैग्नेटिक फ्लक्स आपका जनरेट होगा, जिससे कि विद्युत जो मैग्नेटिक जो मैग्नेट है उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। ये आपका ए फिगर था। दूसरा देखते हैं हम, दूसरा देखते हैं। ये देखो हम क्या कर रहे हैं, बी वेलोसिटी से इसको जो है नॉर्थ, ये जो चुंबक है आपको, इसका हम बी वेलोसिटी से पीछे लेकर जा रहे हैं, जैसे रिंग से हम पीछे की ओर लेकर जा रहे हैं। तो देख सकते हो आप, ये धारा जो है वो इसके जो रिंग है इसमें से निकलती हुई चली जा रही है, यानी इससे अब निकलती दूर चली जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन फिलअप हुए थे, अभी ये जो पॉइंट दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का है। आप थर्ड वाला फिगर देखेंगे तो जब वेलोसिटी आपकी जीरो हो गई थी, यानी यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई थी, जीरो जब हो गई, यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल ये रहा, आपका साउथ पोल ये रहा, तब वेलोसिटी जीरो होने पे क्या हो गया, यानी अगर हमने इसको कुछ दूर पे ही रोक दिया, इसको आगे पढ़ के मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुको, अब पढ़ के देख लेते हैं पहले, थोड़ा बहुत समझ में मुझे भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे सेकंड वाला देखते हैं कि पुनः जब दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर जाते हुए गति कराते हैं तो पुनः कुंडली से जुड़े धारामापी में पुनः विक्षेप उत्पन्न होता है, परंतु इस बार विक्षेप की दिशा पहले से विपरीत दिशा अर्थात धारामापी में शून्य से बाएं होती है, अर्थात इस बार धारा पहले के विपरीत दिशा में उत्पन्न होती है। इसको समझ लिया। उसका थर्ड वाला है, उपरोक्त प्रयोग दंड चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली की ओर या दूर की ओर गति कराकर दोहराने पर भी कुंडली से जुड़ी धारामापी में विक्षेप या कुंडली में धारा पुनः उत्पन्न होती है, परंतु धारा की दिशा या कुंडली में विक्षेप पूर्व प्रयोग में प्राप्त दिशा के विपरीत होता है। चौथा आपका, परंतु चुंबक के कुंडली के निकट अथवा उसके भीतर भी स्थिर रखने पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे ये पहला फिगर आपको समझ में आया। जैसे जैसे हम उसके रिंग के पास लेकर आते जाएंगे तैसे तैसे ये धारा जो होगी ये कहाँ चली जाएगी, ये रिंग के एकदम बीचों बीच से होकर गुजरने लगेगी, और ये पता है कैसा रूप ले लेंगी, यहाँ पे बंद लूप बनाती हैं। ऐसा देख लो आप, मैग्नेटिक जो धाराएं होती हैं ये बंद लूप बनाती हैं। कैसे, यानी ये आपका रिंग है, इसमें से जब हम इसको धीरे धीरे इसके अंदर लेकर आएंगे तो ये धारा इसमें निकलने लगेगी। अब ये धारा निकलने लगेगी तो ये निकल के वहाँ बाहर नहीं जाएगी, निकल के ऐसे आ जाएगी दोबारा, ऐसे आ जाएगी दोबारा, ये इधर से निकलने लगेगी, ये इधर से आ जाएगी, ऐसे आपका क्लोज्ड बंद लूप बना लेगी। इसे भी हम कहते हैं कि जब चुंबक को हम रिंग के पास लाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या, मैग्नेटिक जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं क्या बनाती हैं, बंद लूप बना देती हैं। वो इधर से निकल के इधर आ जाएंगी, इधर से निकल के फिर इधर आ जाएंगी, उसी में वो घूमती रहेंगी और एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं। दूसरा हो जाएगा वही कि अगर धीरे धीरे हम दूर लेते जाएंगे तो कुछ धाराएं इससे होकर पास होंगी और कुछ बाहर की ओर निकल जाएंगी। अब जो धारा इससे पास होगी वो बंद लूप बनाएगी, और जो बाहर निकल जाएगी वो उससे कोई मतलब ही, वो बाहर ही चली जाएगी वो। और थर्ड वाले में वही दिखाया गया है कि जैसे जैसे हम इसको उसकी वेलोसिटी जीरो कर दी तो वही धारा आ रही है, कुछ धाराएं जो हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का निर्माण कर रही हैं और कुछ बाहर अपनी तरफ निकल जा रही हैं। तो फिगर आपको क्लियर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे परिणाम की व्याख्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें क्या समझने वाली बात है, तो यहाँ पे है, जब छड़ चुंबक कुंडली के निकट रखा जाता है तब चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड रेखाएं कुंडली से होकर गुजरती हैं। वही पहला फिगर कि जब चुंबक को हम पास लेकर आए हैं तो वो एकदम बीचों बीच से उसके अंदर से होकर निकल रही हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जब चुंबक कुंडली की ओर गति करते हुए इसके निकट जाता है तो कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यानी चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं हम जिनको, में वृद्धि होती है, वो लगातार बढ़ती जाती हैं और कुंडली से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। चुंबक को कुंडली से दूर गति करने पर कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी होती है। जैसे जैसे दूर लेकर जाएंगे, वो मैंने बताया आपको, तीनों फिगर समझा दिया। जैसे जैसे पास लाओगे नंबर ऑफ टर्न्स में नंबर ऑफ जो फेरे हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, तो जैसे जैसे दूर लेकर जाओगे नंबर ऑफ जो फेरे हैं वो कम होते चले जाएंगे और कुंडली में पुनः धारा प्रेरित हो जाती है जो पूर्व में उत्पन्न धारा के विपरीत दिशा में होती है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे, कुंडली के निकट चुंबक स्थिर होने पर कुंडली में कोई धारा उत्पन्न नहीं होती है, यानी कुंडली के निकट चुंबक स्थिर होने पर कुंडली में कोई धारा उत्पन्न नहीं होती है। ये जो जोसेफ हेनरी थे उन्होंने क्या कहा था, एकाएक हमें चुंबक को लाना है, एकाएक लेकर जाना है। वेलोसिटी हमने जीरो कर दी तो कोई भी वहाँ पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं, इस प्रकार जब कुंडली एवं चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है
कुंडली से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता रहता है और कुंडली में धारा यानी धारा क्या हो जाती है, प्रवाहित होती है। दोनों के बीच आपेक्षिक गति समाप्त होते ही अर्थात कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन शून्य होते ही कुंडली में उत्पन्न धारा शून्य हो जाती है। वही अगर आपने एकाएक नहीं ले जाया गया और उसको दूर कर दिया तो उसमें जो है वो सेम आपका जैसे रिंग में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी वो ऐसे ही प्रवाहित होती रहेगी, उसमें कोई भी फ्लक्स आपका जनरेट होने वाला नहीं है। निष्कर्षतः कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। वही अगर एकाएक आपने चुंबक को उसके अंदर एंटर कराया तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, उसी के द्वारा आपका मैग्नेट में जो है विद्युत धारा उत्पन्न होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर आप धीरे धीरे लेकर आ रहे हो, अगर आपने वेलोसिटी धीमी कर दी, आपका जीरो कर दिया, तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई भी धारा उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि वो जो माइकल फैराडे थे उन्होंने अचानक से फेंका था, जोर से फेंका था, तो जब उसमें जाके गिरी थी तो वो इलेक्ट्रिक करंट उन्होंने फील किया था, महसूस किया था। तो यहाँ पे यहाँ तक आपका ख़त्म होता है। ये आगे बढ़ते हैं हम, वहाँ तक हो गया। अब हम प्रयोग सेकंड देखते हैं, गतिशील कुंडली एवं स्थिर चुंबक। अब क्या है रहने वाला है, एक प्रयोग तो हमने देखा किस व्याप पे, जब आपका जो है रिंग जो होगी वो कैसी रहनी चाहिए, रिंग आपकी जब कैसी रहेगी वो स्थिर रहेगी और गतिशील आपका चुंबक रहने वाला है। तब हमने कैसे जनरेट किया इलेक्ट्रिक करंट। अब दूसरा प्रयोग में हम देखेंगे अगर वही कुंडली जो है वो गतिशील रहे, वो घूमती रहे, अब स्थिर जो चुंबक है वो क्या करेगा। यहाँ पे होगा यदि चुंबक को स्थिर रखते हुए कुंडली को गतिमान किया जाए, यानी जो आपका यहाँ पे रिंग बनी हुई थी, इसको हमने क्या कर दिया, इसको वेलोसिटी दे दी, इसकी वेलोसिटी हाई कर दी और जो चुंबक था उसकी वेलोसिटी को हमने लो कर दिया, यानी उसको स्थिर कर दिया, जीरो ही कर दिया, उसको बराबर जीरो ही कर दिया हमने। ये कह रहा है यहाँ पे यदि चुंबक को स्थिर रखते हुए कुंडली को गतिमान किया जाए तो भी प्राप्त परिणाम उपरोक्त प्रयोग वन की भांति ही प्राप्त होते हैं। जब कुंडली एवं चुंबक में अपेक्षिक गति तीव्र होती है तो धारामापी में विक्षेप अधिक और अपेक्षिक गति धीमी होने पर धारामापी में कम विक्षेप उत्पन्न होता है। यानी गति जैसे आपकी तेज होगी तो विद्युत धारा उतने हाई अमाउंट में निकलेगी और आपकी जब गति धीमी होगी तो आपकी विद्युत धारा लो अमाउंट में निकलेगी। कहने का मतलब यहाँ पे ये था। आप देख सकते हो यहाँ पे रिंग को जो है घुमाया जा रहा है, तो आपका नॉर्थ पोल जब इसके पास लेकर आ रहे हैं तो ये देखो सारी की सारी जो विद्युत धारा मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है वो इसके अंदर से होकर गुजर रही हैं। जैसे हम वेलोसिटी को धीमा करेंगे वो बाहर निकल जाएंगी, थोड़ा कम हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे निष्कर्षतः तीव्र सापेक्षिक गति की दशा में कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में तीव्र गति से परिवर्तन होता है, जबकि धीमी सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन की दर कम होती है। इस प्रकार कुंडली में उत्पन्न धारामापी में विक्षेप कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की संख्याओं चुंबकीय रेखाओं की संख्याओं के परिवर्तन की दर पर निर्भर करती है। यानी जैसे जैसे आपका मैग्नेटिक आपका ये d जो दिखाता है ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो जितना इसमें परिवर्तन होता रहेगा उतने हाई अमाउंट में आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी प्रोड्यूस होगा। ये सबसे पहले हमने आपको बता दिया था, ये टॉपिक मैंने सबसे पहले ही छेड़ दिया था कि जितने ही मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन देखने को मिलेगा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स बनते जाएंगे उतनी विद्युत धारा आपका चुंबक में प्रवाहित होने वाली है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये दर पर निर्भर करती है वो हमने देख लिया। अब प्रयोग थर्ड है कि स्थिर कुंडली एवं धारावाही गतिशील कुंडली। स्थिर कुंडली हो, धारावाही गतिशील कुंडली हो, तब प्रयोग क्या कहता है। इस प्रयोग में प्रयोग एक में प्रयुक्त चुंबक के स्थान पर कुंडली C1 तथा एक कुंडली C2 को बैटरी से जोड़कर प्रयुक्त किया गया है। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। अगर आपको इंपॉर्टेंट अब पढ़ना है तो पढ़ सकते हो आप। यहाँ पे पॉज कर देता हूँ या आप स्क्रीनशॉट ले लेना, रोक लेना, पे पॉज कर लेना, आप वहाँ पे देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हम आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये वही हो गया कि जब दो आपका जो कुंडलियाँ एक साथ हों तब क्या रहने वाला है। टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है ना। स्थिर कुंडली एवं धारामापी धारावाही गतिशील कुंडली, एक गतिशील है एक स्थिर है, तब क्या रहने वाला है। तो यहाँ पढ़ लेता हूँ मैं धीरे धीरे। इस प्रयोग में प्रयोग वन में प्रयुक्त चुंबक के स्थान पर कुंडली C1 तथा एक कुंडली C2 को बैटरी से जोड़कर प्रयुक्त किया गया है। यानी वहाँ पे चुंबक के स्थान पे हमने दूसरी एक कुंडली और रख दी है और दोनों में हमने धारा प्रवाहित करा दी है। कुंडली में स्थायी धारा प्रवाह के कारण एक स्थायी चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे ही इस कुंडली C2 को कुंडली
C1 की ओर लाते हैं, धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, जो कुंडली C1 में प्रेरित धारा की उपस्थिति दर्शाता है। जब C2 को दूर ले जाते हैं तो धारामापी फिर से विक्षेप दर्शाता है, लेकिन इस बार यह विक्षेप विपरीत दिशा में होता है। यह विक्षेप तभी तक रहता है जब तक कुंडली C2 गति में रहती है। जब कुंडली C2 को स्थिर अवस्था में रखा जाता है तथा C1 गतिमान होता है तो उन्हीं प्रभावों को फिर से देखा जा सकता है। यहाँ भी कुंडलियों के मध्य सापेक्ष गति विद्युत धारा प्रेरित करती है। अब बाहर देखो बारिश हो रही है, अगर आवाज़ थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि माइक लेकर मैं बैठा नहीं हूँ, तो अभी छूट जाएगा आपका। यहाँ पे देख सकते हो आप डबल यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, फिगर आप देखोगे ध्यान से तो एक कुंडली ये रही आपकी C1, एक कुंडली आपकी C2 रही है। इनमें से किसी एक को हमें क्या करा देना है, मोशन करा देना है और दोनों को बैटरी से जोड़ देना है। दोनों को हमने बैटरी से जब जोड़ दिया तो आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो गया। अगर हम एक इन्हीं में से दोनों कुंडली में से एक को अगर स्थिर कर दें, दूसरे को मतलब मोशन करवा दें, एक को मोशन करवा दें दूसरे को स्थिर रख दें, तब भी आपका वही प्रक्रिया चालू होती रहेगी वहाँ पे। आगे बढ़ के देखते हैं, हम आगे देखते हैं आगे क्या है आपका यहाँ पे। चौथे नंबर पे है ये रहा आपका फोर्थ प्रयोग पे है कि समीपवर्ती कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये आप देख सकते हो, पढ़ लेना। आपका प्रयोग 4-5 दे दिए गए हैं यहाँ पे। ये परिणामों की संख्या यहाँ पे ख़त्म हो गई आपको। ये परिणाम देख लेते हैं हम, क्योंकि परिणाम में कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा हमें। इस प्रयोग से निम्नवत निष्कर्ष निकलते हैं। जब किसी बंद परिपथ में आबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। हमने जो पहले पढ़ा 20 बार पढ़ चुकेंगे, हमें रट जाएगा, ऑटोमेटिक वो दिमाग में बैठ जाएगा। बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर जितनी ही अधिक होती है उतना ही अधिक प्रेरित विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसको भी हमने पहले ही देख लिया। ये रहे आपके कौन से, माइकल फैराडे। आप इनको देख सकते हो, तो इनके बारे में कुछ हम देख लेते हैं, जानते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे लिखा है माइकल फैराडे ने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उदाहरण के लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की, विद्युत अपघटन के नियम का खोज किया, बेंजीन तथा यह तथ्य कि ध्रुवण तल विद्युत क्षेत्र में घूर्णन कर सकता है, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र तथा ट्रांसफार्मर की खोज का श्रेय भी फैराडे को ही जाता है। उन्हें 19वीं शताब्दी का महानतम प्रयोगात्मक वैज्ञानिक भी माना जाता है। तो आप माइकल फैराडे को यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आगे हम चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं, जो भी पीछे पढ़ के आए। इनके बारे में इतनी प्रयोग पढ़े हमने, इनके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। कहने का चुंबकीय फ्लक्स अभी हमने पढ़ा। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है। क्योंकि फाई का जो फॉर्मूला हम आगे देखेंगे तो फाई इक्वल टू क्या होता है, बोल दिया इन्होंने, परपेंडिकुलर। फाई इक्वल टू होता है बी इंटू ए। बी आपका चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है, आपका ये क्या हो जाता है, ये एरिया हो जाता है। एरिया आपका होता है सदिश, लेकिन आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हो जाता है आपका अदिश। तो सदिश का गुणा अदिश होता है, इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यह एक अदिश राशि मानी जाती है। उसके बाद यह एक अदिश राशि है। इसका मापन चुंबकीय क्षेत्र की सतह के लंबवत घटक और सतह के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। यदि कोई समतल पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल a है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत रखा हो, यानी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक सतह हो जाएगा, यहाँ पे इसका एरिया हो ये हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर हमने रख दिया b को, ऐसे कह रहा है वहाँ पे ये। यदि कोई समतल पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल a है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत रखा हो, तब पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए होगा। परंतु यदि चुंबकीय क्षेत्र b क्षेत्रफल पर लंब से थीटा कोण बनाता हो, तब चुंबकीय क्षेत्र b का तल के लंबवत घटक b cos थीटा होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, यहाँ पे फाई बराबर b cos थीटा a और b a cos थीटा। तब हम कह देंगे जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तभी cos थीटा आता है। अब यहाँ पे फाई इक्वल टू क्या हो जाता है, b डॉट a। अब यहाँ पे किसी भी दो स्केलर, यहाँ पे वेक्टर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक बात और समझ लो, दो वेक्टर राशियों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट देखते हैं, दो वेक्टर राशियों का अगर दो डॉट प्रोडक्ट हम देखते हैं
तो वो राशि आपका स्केलर मानी जाती है। अगर यहीं पे अगर क्रॉस हुआ होता तो दो राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट हो, अगर वेक्टर राशियों का दो वेक्टर राशियों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो उसे क्या कहा जाता है, सदिश राशि कहा जाता है, वेक्टर कहा जाता है। मैंने गलती से मैं सॉरी मांगता हूँ कि मैंने चुंबकीय क्षेत्र को अदिश बता दिया था, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन कन्फ्यूजन थी मुझे, वो यहाँ पे क्लियर हो गई, मुझे भी क्लियर होगी, आपको भी क्लियर होगी। तो दो वेक्टर राशियों के डॉट प्रोडक्ट को हम अदिश राशि मानते हैं। तो आगे देखते हैं हम आगे। यहाँ सदिश ए की दिशा वास्तव में क्षेत्र पर बाह्यता निर्दिष्ट लंब की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये देख सकते हो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब यहाँ सदिश ए की दिशा वास्तव में क्षेत्र पर बाह्यता निर्दिष्ट लंब की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये आपका पृष्ठ है, ये आपका यहाँ पे पृष्ठ बना हुआ है, इस पे जो आपको मैग्नेटिक क्षेत्र है वो परपेंडिकुलर डायरेक्टली आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तल पर लंब है जो वो थीटा एंगल यहाँ पे बनाया जा रहा है, यहाँ पे कुछ ये तिरछा पर निकल रहे हैं, तब भी ये क्या है, इस पर परपेंडिकुलर हम इस फिगर को दोनों को देखेंगे, ये दोनों इक्वल हैं, ये मत समझना आपका डिफरेंट है, दोनों इक्वल है। हमको अगर इस पोजीशन में देखेंगे ये इसे ऐसे दिखाया गया है, अगर इसको हमने तिरछा कर दिया तो वो दिखाया जा रहा है तिरछा ऐसे जा रहे हैं, तिरछा नहीं है लेकिन वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हैं। आप मेजर क्या, आप एक दफ्ती ले लो, जो कागज़ की जो किताब की जो पीछे होती है उसको निकालने के बाद उसमें एक डंडा डाल दो, चाहे किधर से भी देखोगे एंगल वो 90 डिग्री की तो दिखाएगा, अगर सीधा सीधा हमने डाला है उसमें तो फाइव इक्वल टू बी ए। अब ये इन्होंने एंगल पे दिखा रखा है, ये एंगल समझाने के लिए इन्होंने इसको थोड़ा सा तिरछा घुमा दिया कि इसके एंगल पे जो होगा मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या दिखाई पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट हमारा कैसा होगा, तो वो समझाने के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे जो निकलेगा फाइव इक्वल टू बी ए, यहाँ पे जो निकलेगा फाइव इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो ये दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके यहाँ पे। सामान्य व्यवहार में किसी क्षेत्रफल ए के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान नहीं भी हो सकता है, परंतु एक सूक्ष्म क्षेत्र अवयव डी ए हेतु चुंबकीय क्षेत्र बी को एक समान माना जा सकता है यदि क्षेत्र अवयव डी वेक्टर ए, ये आपका सब इसमें लिखा हुआ है, नॉर्मल सी बात है, कोई ज़्यादा उसमें ध्यान देने की बात नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो आप, वो इसी का डेरिवेशन कर दिया। यहाँ पे आप काम करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का इंटीग्रेशन करने पे क्या निकलता है कि एक अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेशन समाकलन कर देते हैं, तो यहाँ से आपका जो निकल देखने को मिलता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर, आप फिगर देख लो। आगे बढ़ते हैं हम, फिगर आप देख लेना, समझ लेना। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, धनात्मक एवं ऋणात्मक फ्लक्स, ये क्या देखने को, ये क्या वाला है, तो धनात्मक एवं ऋणात्मक फ्लक्स, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स किसी तल पर दोनों सतहों के तरफ से लंब डाला जा सकता है। यदि सतह पर डाला गया लंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्दिष्ट करे तब थीटा बराबर 0 और सतह फ्लक्स धनात्मक, और यदि सतह पर लंब चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा को इंगित करे तो चुंबकीय क्षेत्र आपका फ्लक्स क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, आप ये फिगर बना हुआ है, यहाँ पे प्लस का दिखाया गया है, यहाँ पे फिगर बना हुआ है, यहाँ पे माइनस का दिखाया गया है। आगे देखते हैं, अन्य शब्दों में इसका अलग हो जाएगा। अन्य शब्दों में है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊपर नहीं समझ में होगा आपको, यहाँ पे समझ में आएगा। तो कह रहा है यदि चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं हैं वो पृष्ठ से अगर बाहर निकलती हैं, पृष्ठ से बाहर निकलने का मतलब बाहर की ओर उनकी अगर डायरेक्शन है, तब पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक होगा। ये आपको यहाँ पे नोट करके रखना है। अगर बाहर की ओर उनकी डायरेक्शन है, बाहर अगर वो निकल रहे हैं तो वो पॉजिटिव दिखाएंगे, और अगर अंदर की ओर आ रहे हैं तो क्या दिखाएंगे, निगेटिव यहाँ पे दिखाएंगे। इतना आपको ध्यान में रखना है। चित्र इसके विपरीत, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के भीतर प्रवेश करती हैं तब उस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स आपका नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स की दिशा जो है वो बाहर की ओर है। इसी जो कॉइल है, कॉइल के किस तरफ है, तो बाहर की ओर है। यहाँ पे है कॉइल के अंदर की तरफ, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स आप देख सकते हो। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋणात्मक, ये हो जाएगा धनात्मक। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ये इंपॉर्टेंट था, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं, यदि पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित हो, यदि पृष्ठ जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित होता है तब पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। कहने का मतलब इधर आपका ये जो मान लो हमने गोला ले लिया, या क्या ले लिया, गोला ले लिया, अब इसके समांतर ये आपका क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स रहने वाला है। वो कह रहा है क्वेश्चन ऐसा, यहाँ पे अगर इसके बराबर रहने वाला है, इसके समांतर है, तो आपका जो चुंबकीय फ्लक्स जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, फाइव इक्वल टू हो जाएगा 0। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा, अभी मैं समझाता हूँ आपको। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि फाइव इक्वल टू क्या देखा हमने, फाइव इक्वल टू बी डॉट, यहाँ पे नहीं पीछे चलते हैं, वो जो फिगर बना हुआ था ना वहाँ पे। ऐसा क्यों होता है ये समझा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे समझते हैं। हाँ, ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि फॉर्मूला भी आपने पढ़ा, तो फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा यानी कि बाहर की ओर है, परपेंडिकुलर, वो बाहर की ओर है, क्या है, वो आपका वो हो जाएगा बीटा सेकेंड, बीटा मिनट, बीटा मिनट का बैलेंस हो जाएगी तो परपेंडिकुलर हो जाएगी, माइनस जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90 की वैल्यू, कॉस की वैल्यू यहाँ पे। हाँ, तो जब देखो धनात्मक होगा तो कहने का मतलब वहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या बन रहा होगा, 0 डिग्री बन रहा होगा। अभी मैं किसी और क्लास में समझा दूंगा। आप यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं पड़ा है, तो थीटा 0 डिग्री बनेगा तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो इसकी पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। सिंपल आपका क्या आ जाएगा, आपका सिंपल आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बी का एक बी ए का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो नॉर्मल आपका बी ए आ जाएगा यहाँ पे। तो इस वजह से प्लस का बी आता है, इस वजह से हम धनात्मक कह देते हैं। वहीं पे जब हम थीटा की वैल्यू क्या ले लेते हैं 180 डिग्री, क्या ले लेंगे 180 डिग्री, ये नो डायरेक्ट एंटी में होगा, बराबर एंटी में होगा, विपरीत में होगा, यहाँ से होगा तो वो आपका 180 डिग्री बना देगा। और 180 डिग्री बनाने की वजह से कॉस जो 180 डिग्री का वैल्यू होती है वो माइनस का 1 होती है। जब माइनस 1 यहाँ पे रखेंगे हम तो यही वैल्यू कितने में आ जाएगी, माइनस का आ जाएगी। तब वहाँ पे आपका जो हो जाएगा ये ऋणात्मक हो जाता है, यहाँ पे धनात्मक हो जाता है। अब आगे देखते हैं हम, ये इसकी क्या हो गई, यहाँ पे जो कह रहा था कि पैरेलल हो जाती हैं। पैरेलल का मतलब उसी अक्ष के बराबर में हो जाएंगी। पैरेलल का मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थीटा इक्वल टू क्या बना देंगे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और 0 डिग्री जब बना देंगी तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो परपेंडिकुलर जब बनाएंगे, परपेंडिकुलर मतलब पैरेलल बना देंगे, इसके परपेंडिकुलर बना देंगे तो वहाँ पे आपका 0 प्लस हमें देखने को मिल जाएगा। उसके आगे बढ़ते हैं, अर्थात थीटा 90 डिग्री होगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई पद्धति में मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर हो जाएगा, अथवा वेबर भी हम इसे कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को हम वेबर कहेंगे। तथा सीजीएस पद्धति में यानी सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, मैक्सवेल होता है। और यह एक अदिश राशि है, ये हमने तो डिस्कस कर लिया। अब हम इसका यूनिट निकाल के देखते हैं। तो फाई इक्वल टू क्या है, बी मल्टीप्लाई ए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, न्यूटन मीटर और प्रति एम्पियर हो जाता है। तो बी आपका देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला भी मुझे थोड़ा सा डाउट में है, समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका यूनिट जो हो जाता है तो न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर हो जाएगा, किसका, फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का जो यूनिट होगा। उसके आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे जो है चुंबकीय फ्लक्स की बीमा, चुंबकीय फ्लक्स की बीमा हम वहीं से निकाल लेते हैं न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर से। तो आता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, यहाँ पर न्यूटन मीटर दिया हुआ है, इन्होंने निकाल के भी दिया हुआ है। न्यूटन का होता है एम एल टी की पावर माइनस का 2, मीटर का हो जाता है एल, और एरिया का एम्पियर का हो जाता है ए। जब ऊपर लेकर आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस का 2 और ए इनवर्स आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है कि जो फाई है चुंबकीय फ्लक्स की जो बीमा हो जाती है वो कितनी हो जाएगी, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस का 2 ए इनवर्स हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये मात्रक जो हो जाएगा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो आपका जो यूनिट हो वो बीमा हो जाती है, ये भी आपका क्या हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं विशेष यहाँ पे लिखा हुआ है कि चुंबकीय फ्लक्स डी फाई बराबर किसके होता है, वेक्टर बी डॉट डी ए अथवा डी फाई इक्वल टू बी डी ए कॉस थीटा। यदि पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित हो तो तब पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण हो जाएगा, यानी लंबवत मतलब इधर का आपका चुंबकीय फ्लक्स बह रहा है, हम इसे परपेंडिकुलर रख रहे हैं, कहने का मतलब उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तब क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे थीटा 90 वो हो जाएगा क्या, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ, कैसे परपेंडिकुलर लंबवत हो तो हाँ, तो डी फाई डी ए इक्वल टू 1 मीटर हो जाएगा। तब बी जो होगा चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्ट बराबर किसके हो जाएगा, फाई की बराबर हो जाएगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है चुंबकीय फ्लक्स के बराबर हो जाता है, जो भी पीछे हम बार बार कह रहे थे चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स से गुजरने वाली रेखाओं के वो होता है, तो इसी वजह से वहाँ पे बराबर हो जाता है। अतः एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अथवा चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी हम कहते हैं। ये और यह एक सदिश राशि है, क्या हो जाएगी, यह है आपकी, यह एक सदिश राशि भी हो जाएगी। यहाँ पे इसको ध्यान में रखना कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो होता है या फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसे वो क्या कैसी राशि है, तो वो आपकी एक सदिश राशि हो जाती है। चुंबकीय फ्लक्स आपका अदिश राशि हो जाती है। इतना आपको ध्यान में रखना है कि फ्लक्स डेंसिटी
यानी अगर फ्लक्स डेंसिटी की हमने बात की तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो सदिश हो जाएगा। और अगर हमने बात कर ली किसकी, हमने बात कर ली अगर किसका, ये फ्लक्स आपका हो गया फ्लक्स डेंसिटी, ये सदिश हो जाएगा। अगर हमने सिर्फ किसका बात कर लिया, फ्लक्स का बात कर लिया, यहाँ लिख देता हूँ फ्लक्स डेंसिटी, यहाँ पे सिर्फ फ्लक्स की बात करी तो वो आपका क्या हो जाएगा, आदेश यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ के देखते हैं हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं, इतना आपको समझ में आया होगा। बस वो ख़त्म हो गया इधर ही, नो ये तो ख़त्म हो गया इधर ही। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यहाँ तक बहुत कुछ हमने आज की वीडियो में आज की क्लास में सीखा। पढ़ाने वाला था और लंबा, क्योंकि क्लास लंबी जाने वाली थी। तो जो भी होगा, हमने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो पूरा चैप्टर है वो इस वीडियो में हमने समाप्त कर दिया। अब आपको क्या करना है, वीडियो को बैठकर आराम से देखना है और तब उसके बाद यहाँ से मतलब आगे बढ़ना है आपको। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जय हिंद एंड जय भारत।